Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to this study channel Concept Enhancer. In the previous videos we had discussed in detail all types of research including qualitative, quantitative and mixed method research design with their types. If you have not seen that videos and you want to see them, their link are mentioned in description box. You can see from there. So in today's video we are going to discuss how to write a research proposal. पिछली वीडियोस में हम रिसर्च की तमाम टाइप्स क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड को उनकी टाइप्स के साथ डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पेज आपने ऊपर लिखना है रिसर्च प्रपोजल और उसके बाद टाइटल लिखिए रिसर्च प्रपोजल का। टाइटल आप ना इतना शॉर्ट हो और ना ही इतना लेंथी हो। टाइटल आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि आपके रीडर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो। टाइटल फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में लिखा जाए। उसके बाद आप लोगो लगाइए अपनी यूनिवर्सिटी का, देन योर सुपरवाइजर नेम और उसका फॉन्ट साइज 14 होगा। उसके बाद अपना नाम लिखिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड में मेंशन है, रोल नंबर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर यूनिवर्सिटी नेम विद अगर कैंपस है यूनिवर्सिटी के डिफरेंट तो अपने कैंपस का नाम लिखिए और ईयर। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप इवैल्यूएशन शीट लगाएंगे, उसमें आप लिखेंगे दिस रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस एंटाइटल्ड, आगे नाम लिखिए आपके प्रपोजल का जो भी टाइटल है, सबमिटेड बाय, यहाँ पर अपना नाम लिखिए, एट यूनिवर्सिटी ABC, आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रपोजल सबमिशन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड दिस रिसर्च सिनॉप्सिस एंड इन माय ओपिनियन दिस रिसर्च प्रपोजल इज सेटिस्फैक्टरी इन द टर्म्स ऑफ स्कोप एंड क्वालिटी फॉर द प्रपोजल सबमिशन एट यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। सिग्नेचर, नेम ऑफ सुपरवाइजर एंड डेट। सिग्नेचर कमेटी मेंबर 1, 2 एंड 3 या ब्लैंक छोड़ देंगे। जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो इस पर वो साइन करेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखिए, डिस्क्रिप्शन और पेज नंबर। इट्स बेटर प्रपोजल में जो कुछ भी लिख रहे हैं उसके एग्जैक्ट पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करते जाए। आप पेज नंबर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिर्फ आप चैप्टर्स के पेज नंबर मेंशन कर दें, चैप्टर्स के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उनके पेज नंबर मेंशन ना करें। या फिर ये भी अच्छी बात है कि आप सबके सामने पेज नंबर मेंशन करते जाएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन में सब हेडिंग, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, सेकंड लिटरेचर रिव्यू, नंबर 3 चैप्टर जो होगा वो मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर का होगा, उसमें आप डिजाइन, पॉपुलेशन और सैंपल और इंस्ट्रूमेंटेशन लिखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में डाटा एनालिसिस और उसमें आप डिस्कशन लिखेंगे कि आप किस तरह से करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 पे आप रेफरेंसेस और चैप्टर 6 पे अपेंडिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट समरी है, खुलासा है पूरे आपके रिसर्च प्रपोजल का। तकरीबन इसके वर्ड 150 से 250 तक होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपका थीसिस स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में आप पूरे रिसर्च प्रपोजल को समराइज करते हैं। आपने सिर्फ अपने स्टडी के पर्पस या हाइपोथेसिस को मेंशन नहीं करना होता, बल्कि आपने एक एक चीज आप कैसे करेंगे वो सब मेंशन करनी है। जैसे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, सैम्पलिंग मेथड क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, डेटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे, उसके बाद डेटा एनालिसिस का मेथड क्या हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रपोजल में मेंशन करनी है। एक अच्छी एब्स्ट्रैक्ट की निशानी ये है कि प्रपोजल के तमाम कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को उसी टाइम पे कोहेरेंट भी होना चाहिए, रीडेबल भी होना चाहिए और कॉन्साइज भी होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी हो या फिर रीडर इसको पढ़ना पसंद ना करे, उसमें कोई कोहेरेंस ना हो। मतलब एक बात आप कुछ करें, नेक्स्ट आप और बात करें, और आपने कोई भी ऐसी बात एब्स्ट्रैक्ट में नहीं डाली जो कि आपने प्रपोजल में डिस्कस ना की हो। याद रखिए कि आपके पूरे रिसर्च प्रपोजल में एक एब्स्ट्रैक्ट ही ऐसा पैराग्राफ है जिसको आप इंडेंटेड नहीं करते, क्योंकि इसमें आप पूरे प्रपोजल को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, आपके लिए बेहतर है कि आप एब्स्ट्रैक्ट को सारा प्रपोजल लिखने के बाद लिखिए। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन पहले से प्रपोजल में लिखी जा चुकी है, रिसर्चर को उसे सिर्फ रिवर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट में डालना है। क्लियर? नंबर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम, पर्पस और स्टडी की सिग्निफिकेंस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और साथ ही साथ रिसर्च क्वेश्चन या फिर हाइपोथेसिस के हैं उनको भी आप बताएंगे। इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है उस थ्योरी की जिसने इस स्टडी को जो आप कंडक्ट कर रहे हैं गाइड किया है, और उसके बाद उस थ्योरी से रेलेवेंट लिटरेचर का रिव्यू देना है और उसके बाद आपने स्टडी का प्रोसीजर भी बताना है। प्रपोजल आप
APA फॉर्मेट में लिखें। अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो रीडर इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि एग्जैक्ट स्टडी का पर्पस क्या है। इंट्रोडक्शन में स्टडी के दूसरे कंपोनेंट्स को भी डिटेल से बयान किया जाता है और उसको भी आप प्रपोजल में इंक्लूड करेंगे। आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद रीडर को इस बात को समझ जाना चाहिए कि रिसर्च आप क्यों कंडक्ट कर रहे हैं और ये हमारी एकेडमिक कम्युनिटी और सोसाइटी को किस तरह से अफेक्ट करेगी। और इंट्रोडक्शन आपका इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर सके। आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है और आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो आगे पूरे प्रपोजल को पढ़े बगैर रह ना सके। क्लियर? उसके बाद नंबर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम रिसर्च कंडक्ट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्चर देखता है लिटरेचर में गैप कहाँ पर मौजूद है, यानी आप केयरफुली नोटिस करते हैं कि प्रीवियस लिटरेचर में कौन सा ऐसा इशू है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए आप इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखेंगे कि आप इस स्टडी को क्यों कंडक्ट करने जा रहे हैं और कौन से ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो कि स्टडी ने रेज किए हैं और वो टॉपिक से रेलेवेंट प्रीवियस लिटरेचर में एड्रेस नहीं किए गए। इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आप रीडर्स को ये बात समझा देंगे कि ये स्टडी आपकी क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से जो पहले क्वेश्चन नहीं गए ये स्टडी उन क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करेगी। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग जो आप इंट्रोडक्शन के चैप्टर में देंगे वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी है। इस सेक्शन के नीचे आप लिखेंगे आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, गोल क्या है। बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कीजिए कि द पर्पस ऑफ द स्टडी इज, द पर्पस ऑफ करंट स्टडी इज, द एम ऑफ द स्टडी इज या द गोल ऑफ द स्टडी इज। और कोशिश कीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव ज्यादा लेंथी नहीं लिखना, आप सिर्फ एक ही प्रिसाइज सेंटेंस में एक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। और याद रखिए आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम रिलेटेड। आपने अपनी स्टडी जो भी आप कंडक्ट करें उसमें आपने बहुत स्पेसिफिक होना है। आप जनरली कोई भी बात नहीं करेंगे, आपने बहुत स्पेसिफिक होकर जिस स्टडी को, जिस इशू को आप एड्रेस करें उसमें आपने स्पेसिफिक होकर ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना है। और दूसरी बात, आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए। जो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाए उनको आप इजीली इवेलुएट कर सकें, मेजर कर सकें। और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल भी होने चाहिए। जो आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं ऐसे होने चाहिए जिनको आप इजीली अचीव भी कर सकें। आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टडी कुछ कह रही है और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में बनाए गए हैं, तो इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट होने चाहिए। टाइम रिलेटेड आप अपने टॉपिक्स रेलेवेंट मुख्तलिफ लोगों का काम पढ़िए और देखिए कि अब तक क्या फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, अब तक क्या क्या इसके बारे में डिस्कवर हो चुका है। आपने कोई भी बात आउटडेटेड नहीं करनी या ऐसी बात नहीं करनी जो पहले से हो चुकी हो। आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव एक से ज्यादा है तो आप एक ही वर्ड से शुरू ना कीजिए। आप लिख सकते हैं एक्सप्लोर द, फाइंड आउट, टू असेस, टू मेजर, टू इवेलुएट, टू नो, टू डिफरेंशिएट। इस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करना है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट आता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में डिफरेंस है। रिसर्च क्वेश्चन स्टडी में आपने डिफरेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं, उन वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसके लिए आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। और हाइपोथेसिस उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करता है। आप अपनी स्टडी के तमाम रिसर्च क्वेश्चन को बताएं और उसके बाद रिसर्चर हाइपोथेसिस भी स्टडी के इंक्लूड कर दे। फिर आप अपनी स्टडी के पर्पस के लिए आप कौन से क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, तो आपने सारे अपने रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन करने हैं। और एक बात याद रखिए, आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पहले ही बना लिए, तो आपने ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आंसर करने में हेल्पफुल हो। और उसके बाद खुद से सवाल पूछिए रिसर्च क्वेश्चंस बनाने के बाद कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें तमाम मेजर और माइनर फैक्टर्स स्टडी के कवर अप हो रहे हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं तो इम्प्रूव कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो आप इसी सेक्शन के अंडर करेंगे, आपकी स्टडी में हाइपोथेसिस भी आपने बनाए हैं तो आप उसको भी मेंशन कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आती है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन की आती है। रिसर्च स्टडी में ये जरूरी होता है कि आप अपनी रिसर्च स्टडी के सेंट्रल आइडिया और कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दें कि आपकी स्टडी के मुताबिक उस सेंट्रल आइडिया या कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। इसलिए रिसर्चर ने ध्यान से वेरिएबल या फिर कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करना है जो कि स्टडी में इस्तेमाल होंगे। जितनी जरूरत पेश आए आप उतनी ही मुख्तलिफ स्टडीज को साइड भी कर सकते हैं। हर टर्म को आपने डिफाइन करना है जो भी आपने यूज की है, उसके बाद उसको आपने इटैलिसाइज करना है और हाइफन के बाद आपने डिफाइन कर देना है। एग्जाम्पल रिसर्च प्रपोजल आप इटैलिसाइज करेंगे, हाइफन का साइन और आगे आप डेफिनेशन लिख देंगे।
लिखेंगे जो स्टडी के मुताबिक। जैसे कि यहाँ मैंने रिसर्च प्रपोजल लिया तो डेफिनेशन मैंने लिखी इज अ टेंटेटिव प्लान ऑफ स्टडी विच इज प्रिपेयर्ड बिफोर द स्टडी बिगन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्टडी नॉविस टीचर्स पे कंडक्ट कर रही हूँ तो मैंने डिफाइन करना है कि मेरी स्टडी के मुताबिक नॉविस टीचर्स कौन है। नॉविस टीचर्स मतलब नए टीचर, तो मैं किनको नॉविस टीचर्स कंसीडर करती हूँ, जिनका एक्सपीरियंस 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है, 2 ईयर है या फिर 3 ईयर है। तो आपने क्लियरली डिफाइन करना है अपनी स्टडी में हर टर्म, हर वेरिएबल को। अगली हेडिंग होगी वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की होगी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप उस थ्योरी को लिखेंगे जिसने आपकी इस स्टडी को गाइड किया। इस थ्योरी की वजह से रिसर्चर अपनी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, पर्पस ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, इंस्ट्रूमेंट कौन से इस्तेमाल करेगा और मेथोडोलॉजी क्या होगी स्टडी की बता सकता है। इस सेक्शन में रिसर्चर ने थ्योरी के तमाम मेजर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये थ्योरी जो है वो आपकी स्टडी से किस तरीके से रिलेट कर रही है। और जाहिर है आपने थ्योरी की ब्रीफ समरी प्रोवाइड लाजमी करनी है रीडर्स के लिए, लेकिन आप डिटेल से इसको डिस्कस यहाँ पर इस सेक्शन में नहीं करेंगे क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको डिटेल से वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? होपफुली फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिया है कि आपने किस तरह से अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लिटरेचर रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। उसके बाद रीडर्स को ये बताता है कि रिसर्चर जो थ्योरी जो उसकी स्टडी को गाइड कर रही है उसके बारे में, उसके स्कोप के बारे में उसको आइडिया है। रिसर्चर को चाहिए कि जितनी अपनी थ्योरी से रिलेवेंट जो उसकी स्टडी को गाइड कर रही है उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स वो पढ़ सकता है, उनको पढ़े और उसके बाद उसको एक कॉन्साइज मैनर में समराइज करके प्रेजेंट कर दे इस चैप्टर में। जब रिसर्चर मुख्तलिफ डिसर्टेशंस, मुख्तलिफ आर्टिकल्स, थीसिस वगैरह को पढ़ेगा तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि किस तरह से प्रीवियस स्टडीज को पढ़ना है, उनको समराइज करके किस तरह से आगे प्रेजेंट करना है। लिटरेचर लिखते हुए ये बात ज्यादा मुनासिब रहती है कि आप जो चीजें सिमिलर हैं उनको पहले लिख लें और जो चीजें डिफरेंट हैं उनको बाद में लिख लें ताकि दोनों मिक्सअप ना हो, दोनों में डिफरेंशिएट करना ईजी हो। इस तरीके से आपने लिखना है और इसके नीचे आप 2 या उससे ज्यादा हेडिंग्स बना सकते हैं जिसमें आप सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे और हेडिंग फॉन्ट साइज होगा वो कम होगा मेन हेडिंग के मुकाबले। जिस तरह के फर्स्ट हेडिंग देखिए, हेडिंग बनाने के लिए आपको एक अच्छे थीम को सिलेक्ट करना है जो कि आपकी स्टडी में इस्तेमाल हो और वो अपेरेंट भी होगा जब आप थ्योरी को रिसर्च कर रहे हैं। आप ब्रीफली तमाम जो स्टडीज आपने पढ़ी हैं उनके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते जाए और उसमें आप उनके हाइपोथेसिस क्या थे, रिजल्ट्स क्या थे, मेथोडोलॉजी क्या थी और पॉपुलेशन क्या थी। इस चैप्टर में जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी बात आप लिख रहे हैं वो आप ये भी बताइए कि आपके रिसर्च टॉपिक से किस तरह से रिलेट कर रही है। इसका मतलब है कि हर स्टडी जो कि आपने पढ़ी है उसको रिलेट करना है नई से, उससे भी जो स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं और जो स्टडीज हैं उनको आप सिक्वेंशली प्रेजेंट करें अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो ताकि आप जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो पिछली स्टडीज पर बिल्डअप कर सकें। और याद रखिए जब भी आपको कोई बात नहीं आएगी, डिफरेंट थीम आएगा तो आपने दोबारा सब हेडिंग बना लेनी है और जब आपको जरूरत पेश आए आपने करना है। और लिटरेचर रिव्यू में आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है और मैक्सिमम एक आर्टिकल का या एक थीसिस का रिव्यू लिखेंगे वो मैक्सिमम 4 या 5 लाइनें हो सकती, इससे ज्यादा नहीं करें। और साथ ही साथ आप इन टेक्स्ट रेफरेंस भी प्रेजेंट कर दे जाए। चला रेफरेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ आपको हेडिंग की जरूरत पेश आ रही है आप उतनी बनाते जाए और उसके बाद उसको टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर यानी कि मेथोडोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरे प्रपोजल में बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ना वो मेथोडोलॉजी का, क्योंकि इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है हर एक चीज, हर एक स्टेप को मेंशन करना होता है जिस तरीके से आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं। मेथोडोलॉजी के सेक्शन में रिसर्चर ये भी एक्सप्लेन करेगा, ये भी बताएगा कि उसके जो हाइपोथेसिस उसने बनाए थे स्टडी के उनको टेस्ट वो किस तरीके से करेगा या उसने जो रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं उनको आंसर करने के लिए वो कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेगा। इस सेक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब हेडिंग इंक्लूड करें, जितनी ज्यादा आप डिटेल दे सकते हैं वो भी दें। जो फर्स्ट हेडिंग आती है मेथोडोलॉजी के चैप्टर में वो रिसर्च डिजाइन की है। रिसर्च डिजाइन में आप बताएंगे कि आपकी स्टडी का रिसर्च डिजाइन क्या होगा, सर्वे होगा, एक्सपेरिमेंट होगा या फिर कौन सा डिजाइन होगा। और उसके बाद बताइए कि वो जो रिसर्च डिजाइन आपने चूज किया है इस तरीके से रिजल्ट उससे आप निकालेंगे। और फिर ये भी बताना है आपने कि रिसर्चर डाटा को कलेक्ट किस तरह से करेगा और पार्टिसिपेंट्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी बेस पे वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रीफली ये भी बताइए कि जो थ्योरेटिकल मॉडल है वो स्टडी को किस तरह से गाइड करेगा और कौन से मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे स्टडी के रिजल्ट्स को। तमाम रिसर्च डिजाइन हम डिटेल से पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन में से कोई रिसर्च डिजाइन देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो सैम्पलिंग की है। इस सेक्शन में आप बताएंगे कि आपका सैंपल
सैंपल क्या होगा। इसमें आप सबसे पहले पॉपुलेशन बताएंगे कि आपकी स्टडी की पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन के लिए आप सेपरेट हेडिंग भी बना सकते हैं, सैम्पलिंग से पहले लिखेंगे आप वो। अगर आपने नहीं लिखी तो सैम्पलिंग जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने पॉपुलेशन का जिक्र करना है कि आपकी स्टडी की पॉपुलेशन क्या है, और फिर बताइए कि आपके पार्टिसिपेंट किधर से सिलेक्ट होंगे। और दूसरी बात आपने ये बताना है कि आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। सैम्पलिंग मेथड्स भी हम डिटेल से पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। और फिर बताइए कि कौन सा स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल होगा आपके पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। आखिरी बात कि आपने बताना है कि आपके सैंपल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे कि उनका सेक्स क्या है, उनकी एज क्या है, या फिर आप कोई और बात पूछना चाहते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हेडिंग इसी चैप्टर के अंडर आते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन की है। इस सेक्शन में रिसर्चर क्लियरली अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएगा जो कि आप स्टडी में इस्तेमाल करेंगे, और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना है। अगर आप एक से ज्यादा सर्वे इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और कर रहे हैं, तो आपने क्लियरली मेंशन करना है। और बताइए किस तरीके से आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है एक या एक से ज्यादा, तो वो आपकी स्टडी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरीके से मेजर करेंगे। हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने डिटेल से डिस्कशन करनी है, लेकिन सेपरेट हेडिंग के साथ। पहले आप इस तरह से कीजिए कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या बताइए जो आपकी स्टडी में इस्तेमाल होगा, और फिर उसके लिए आप बताइए कि आप क्यों समझते हैं कि यही आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और क्या आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड और रिलायबल है, और ये किस तरह से आपकी स्टडी के लिए यूजफुल होगा। और फिर आपने बताना है कि आप इंस्ट्रूमेंट है वो अडेप्टेड है, अडॉप्टेड है, या फिर आपने खुद डेवलप किया है। अडॉप्टेड का मतलब आपने किसी और का इंस्ट्रूमेंट लिया है और आपने एज इट इज उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, वही यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको साथ रेफरेंस देना लाजमी है, और परमिशन लेटर भी आप प्रपोजल के साथ देंगे। और अगर आप अडेप्ट कर रहे हैं, यानी कि आप थीसिस का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं लेकिन आप उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आपने उसको अडेप्ट किया है। उसके लिए परमिशन ले लें तो बेहतर है, अगर ना भी लें तो इट्स ओके। और फिर आपने इस तरीके से, अगर आपके एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है तो उन सब के लिए भी यही प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। क्लियर। नेक्स्ट आप बताइए कि आपका डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले क्लियरली बताइए कि आप डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे। स्पेशली आप बताइए कि आप लेटर ऑफ कंसेंट किस तरह से एडमिनिस्टर और कलेक्ट किया जाएगा। इसमें आप बताइए कि आपने इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर या सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेंट जो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करें उनको आप क्या इंसेंटिव देंगे। और उसके बाद डेफिनेटली आपको बताना होगा कि आप अगर क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो आप किस तरीके से आप डाटा को एनालाइज करेंगे, आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अनोवा, SPSS, SAS टेक्निक्स, या फिर कोई और कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप यूज करेंगे। और अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो आप किस तरीके से डाटा को एनालाइज करेंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट करके थीमेटिक एनालिसिस करेंगे या किसी और तरीके से करेंगे। जो भी आप करेंगे वो करेक्टली बताएं। हर मेथड की डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस टेक्निक तकरीबन डिफरेंट होती है। हर मेथड की डाटा कलेक्शन और एनालिसिस टेक्निक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप स्पेसिफिक मेथड जो भी आप सिलेक्ट करें वो देखिए, और उसके अंदर आपको डाटा कलेक्शन एनालिसिस टेक्निक भी मिल जाएगी। क्लियर। नंबर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिस्कशन। डिस्कशन में आप फोकस करेंगे आपकी जो स्टडी है उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि आप जो स्टडी के रिजल्ट्स होंगे वो फ्यूचर रिसर्चेस, थ्योरीज पे किस तरह से इफेक्ट करेंगे। इसलिए इस सेक्शन में आप खुसूसी तौर पे फोकस करना है कि आपकी रिसर्च स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरों को किस तरह से बेनिफिट करेंगे, और आपकी स्टडी के रिजल्ट एडिशन टू नॉलेज किस तरह से हो सकते हैं। अगर स्टडी में कोई वीकनेस है तो आप वो भी बताइए, किस चीज को आप एड्रेस नहीं कर सके और क्यों नहीं कर सके। उसके बाद अपनी स्टडी की इम्प्लीकेशंस भी बताइए, किस तरह से आपकी स्टडी के रिजल्ट्स पॉलिसी मेकर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और आप अपनी सजेशंस भी दें कि फ्यूचर स्टडीज किस तरह से कंडक्ट की जा सकती हैं। क्लियर। उसके बाद लास्ट चैप्टर में आप कंक्लूजन लिखेंगे। आप चाहें तो इसी चैप्टर में आप डिस्कशन वाली हेडिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इम्प्लीकेशन और फ्यूचर सजेशंस भी आप अलग से हेडिंग्स के साथ लिख सकते हैं। इस सेक्शन के अंडर आप अपनी पूरे प्रपोजल को कंक्लूड करेंगे। लास्ट पॉइंट है रेफरेंसेस। याद से आप जिन जिन ऑथर्स को कोट किया है, जिन जिन की बातें लिखी हैं, उनकी रेफरेंस दीजिए, उनको उनकी बिब्लियोग्राफी लाजमी तौर पर प्रोवाइड कीजिए। वो आप APA फॉर्मेट या फिर जो भी आप रेफरेंसिंग फॉर्मेट डिसाइड करना चाहते हैं उसको डिसाइड करके कोट कर दीजिए। आखिर पे आप टाइम और बजट एस्टिमेशन लगाइए कि इंट्रोडक्शन लिखने में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा और कितना कॉस्टली होगा। लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में आपको 1 मंथ लग सकता है और इसमें कॉस्ट कितनी होगी। कुछ आर्टिकल्स परचेज करना होते हैं तो उस आप टेंटेटिव टाइम बताइए कि तकरीबन कितना वक्त लग सकता है और उसके लिए कॉस्ट कितनी चाहिए होगी। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Subscribe the channel for latest updates and don't forget to hit the bell icon. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.